इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव की अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस के घातक हथियारों का मुकाबला करने का दम किसी में नहीं है, निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा है। रूस घातक हथियारों से यूएस को भी कर सकता है तबाह, यह बड़ी खबर आ रही है। पेत्रुशेव ने यह कहा है। इसी के साथ वजूद पर मंडराए खतरा तो कर सकते हैं इस्तेमाल, पेत्रुशेव ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से मैं आपको चाहूंगा इसको ब्रेक करिए। बड़ी खबर है, रूसी एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव की अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी। रूस के घातक हथियारों का मुकाबला करने का दम किसी में नहीं है, निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा। इसी के साथ इस वक्त की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आई है। रूस यूक्रेन में भीषण टैंक युद्ध होने के आसार, इस वक्त की बड़ी खबर। आज ही जर्मनी से यूक्रेन पहुंचे 18 लेपर्ड 2 टैंक। इन टैंकों के अलावा मॉडर्न इन्फेंट्री व्हीकल भी पहुंचने का दावा किया गया। मॉडर्न एक जर्मन इन्फेंट्री व्हीकल है, बिल्कुल उसी की तरीके से जैसा कि ब्रैडली है। जर्मन न्यूज वेबसाइट डर स्पीगल के हवाले से बड़ी खबर। लेकिन अब बात करते हैं हमारे शो के कर्टन रेजर की। आइए जरा, आज शो में 9 बजे हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। न्यूक्लियर वॉर का गेटवे बेलारूस बनने जा रहा है, यह बहुत बड़ी खबर है। इस्कैंडर प्लस बॉम्बर, विनाश का कैलेंडर, यह साफ दिखाई दे रहा है। नॉर्थ कोरिया जापान में युद्ध तय है। सोचिए, यूएस और उत्तर कोरिया में करंट नया फ्रंट तैयार है। 5वीं बड़ी खबर, कोर्ट में कल अतीक का अमंगल, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे आइए। बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयरफोर्स का जबरदस्त एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्वी यूक्रेन में फाइटर जेट से भीषण हमला किया गया है। रूस के ठिकानों पर आसमान से बमबारी की गई है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीधे आइए, ज़पोरिजिया में यूक्रेनी बॉम्बर ड्रोन का एक्शन। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। आसमान से रूसी एंटी टैंक माइंस को ध्वस्त किया गया। माइंस में जबरदस्त विस्फोट के बाद धुएं का गुबार। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेलारूस में रूसी एटम से यूएस नेटो परेशान हो गए हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीधे आइए, आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है, आइए जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को क्या है ये। अब ये देखिए आप, बेलारूस में रूसी एटम से यूएस और नेटो परेशान है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, रूस बढ़ाएगा न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा टिकर में प्लीज ब्रेकिंग ऑन रखें हमारी। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ पुतिन का एनर्जी अलायंस। ये एक और खबर हमारे सामने आ रही है। और फिर जापान को उत्तर कोरिया के परमाणु टेस्ट का डर है। प्लीज हमारी टिकर में ब्रेकिंग ऑन रखिए। कोरियाई प्रायद्वीप पहुंचा विध्वंसक निमित्स। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। फिर इस सब के बीच में ये जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीधे देखें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस में बड़ी हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। के बीच बेलारूस में वॉर एक्सरसाइज चल रही है। हवाई खतरे से निपटने के लिए अटैक की प्रैक्टिस हो रही है। बेलारूस में एटमी तैनाती के फैसले के बीच वॉर ड्रिल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई है। बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर आ रही है
बेलारूस से जंग लड़ने की तैयारी में जुटा यूक्रेन। बेलारूस के लिए और सैनिकों की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के करीबी सांसद ने किया बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर बताना चाहेंगे, रूस और नेटो में जंग छिड़ने की आशंका गहरा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलारूस में एटमी तैनाती के फैसले से भड़का है नेटो। नेटो ने पुतिन के परमाणु फैसले को बताया खतरनाक। नेटो ने पुतिन के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा रूस। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। ये तीनों बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, जरा ध्यान से देखिए अब आप किस तरीके से तैयारी हो रही है। यहां पर एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस में बड़ी हलचल, दूसरी तरफ बेलारूस से जंग लड़ने की तैयारी में जुटा यूक्रेन, तीसरी तरफ नेटो भड़क चुका है। हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि बेलारूस में रूसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप कैसे मच गया है, क्या हुआ है, और यह देखने वाली बात है। ध्यान से देखिए बाप, पुतिन के परमाणु तैनाती के फैसले से हड़कंप मच गया है। नंबर 1, कीव से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त तनाव है। मैं चाहूंगा नीचे जो लास्ट ब्रेकिंग और शॉट्स हैं वो प्ले ऑन करिए यहां पर, बल्कि जो बेलारूस की तैयारी चल रही है, वॉर ड्रिल, वो दिखाइए। यूक्रेन का रूस पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का आरोप है, नंबर 1। फिर ये देखिए, कीव ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। ईयू ने बेलारूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी है। टैक्टिकल वेपन के इस्तेमाल को लेकर संकेत नहीं है, यूएस ने कहा। परमाणु युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा। यूक्रेन संकट का कूटनीतिक समाधान जरूरी है, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है। इस सब के बीच में अब जो फुल फ्रेम हमारे पास शॉट्स है वो आपको बताना चाहूंगा। हथियारों की तैनाती के फैसले ने वो 3 बड़े सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब महाविनाश लाने वाले हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, क्या पुतिन नेटो देशों पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट पोलैंड होने जा रहा है? क्या बेलारूस में परमाणु तैनाती का फैसला विनाश की आहट है? ये रिपोर्ट देखें। पुतिन ने ठान लिया है कि रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती बेलारूस में करेगा। 1990 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब रूस अपने मुल्क से बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। ये तैनाती ठीक उसी तरह से होगी जैसे कि अमेरिका ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए यूरोप के कई देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती दशकों से करके रखी है। पुतिन के मुताबिक रूस का यह कदम अमेरिका को जवाब की तरह होगा, लेकिन पश्चिमी देशों को डर है कि परमाणु तैनाती करके रूस बेलारूस के रास्ते कुछ बड़ा करेगा। और अगर पश्चिम का यह डर सही है तो सवाल होगा कि रूस के निशाने पर फिर वो देश कौन सा होगा। यह मैप इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। ठीक इसी जगह पर है बेलारूस, यहां पर रूस दिख रहा है, ये है यूक्रेन और यहां पर है पोलैंड। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जितने भी हथियार पहुंचे हैं या आगे पहुंचने वाले हैं, वो सब के सब वाया पोलैंड लाए गए। पोलैंड खुद एक नाटो कंट्री और यूक्रेन को पश्चिम के हथियारों के अलावा अपने टैंक, तोप और फाइटर जेट दे रहा है। नाटो देश पोलैंड इस वजह से भी रूस की आंख की किरकिरी बना हुआ है और वाया बेलारूस वो अब पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर है। क्या बेलारूस बनेगा न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? सोचिए जरा, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा इसमें साइरन ऑन रखें। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को तैनात करेगा रूस, ये जानकारी आ रही है। ध्यान से देखिए आप, विजय थोड़ा जूम इन करिए यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बेलारूस में तैनात स्कैंडर और न्यूक्लियर वॉरहेड लगेंगे। बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट भी रेडी किए गए हैं, पुतिन ने यह कहा। बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट रेडी किए गए हैं, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है ये एयरक्राफ्ट। बेलारूस पर हमला रूस पर हमला नहीं माना जाएगा। बेलारूस से हमला रूस का अटैक मानेंगे पश्चिमी देश। न्यूक्लियर वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है बेलारूस। अब वो सवाल जो नेटो देशों के लिए बड़ी मुश्किल का सवाल है, उनके होश फाख्ता हो रखे हैं। पुतिन ने बेलारूस में ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का फैसला क्यों किया?
पुतिन ने स्कैंडर मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करने का ऐलान क्यों किया है? अब जरा ध्यान से देखिएगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती क्यों? अब जरा इसके फैक्ट्स देखिए। अब आप, रूस के पास 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन तक की क्षमता वाले। 100 किलो टन क्षमता के बम का स्तर 8 किलोमीटर तक। कैलिबर मिसाइल सिस्टम SN-30 से लॉन्च संभव है। इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम से भी दागा जा सकता है। बेलारूस में पहले ही तैनात है इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम। यह भी इंफॉर्मेशन क्लियर कर। रूसी बॉम्बर विनाश भयंकर। यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हवाई परमाणु हमले के लिए रूस कर रहा है बहुत बड़ी तैयारी। रूस में तेज हुआ न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160 का प्रोडक्शन। रूस के न्यूक्लियर टायरेट में पहले से शामिल है Tu-160 बॉम्बर। बड़ी खबर यह है कि रूस अपने न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर बॉम्बर, इसका प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहा है? पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी। युद्ध लंबा खींचकर पश्चिमी देश विनाश को दावत दे रहे हैं। पश्चिम से 3 गुना ज्यादा गोला बारूद बना रहा है रूस, पुतिन ने कहा। पश्चिम के हथियारों से नतीजे मिलने में देरी होगी, पुतिन ने कहा। देरी से ही सही, नतीजे रूस के पक्ष में ही आएंगे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ न्यूक्लियर बॉम्बर, दूसरी तरफ पुतिन की पश्चिमी देशों को वार्निंग। यानी सीधे तौर पर पुतिन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आइए जरा यहां पर, रूस ने क्यों तेज किया न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन? पश्चिम से 3 गुना ज्यादा गोला बारूद क्यों बना रहा है रूस? क्या युद्ध में कोई खौफनाक कदम उठाने वाला है रूस? किसी भी युद्ध की दशा और दिशा बदल देने वाला यह है रूस का न्यूक्लियर ट्रायल। जल मतलब जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, थल मतलब RS-28 सरमत ICBM और नभ मतलब Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर। और जब न्यूक्लियर ट्रायल में शामिल Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर के बारे में मॉस्को से विस्फोटक खबर यह आई कि रूस ने अचानक से इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तो यूक्रेन क्या यूके तक में हड़कंप मचना लाजमी है। क्योंकि रडार की पकड़ में आए बिना Tu-160M एयरक्राफ्ट लंबी दूरी के टारगेट ध्वस्त कर सकता है, न्यूक्लियर या कन्वेंशनल हमला करने में सक्षम, जिसे नई हाइपरसोनिक मिसाइल से और घातक बनाने की तैयारी है। और रूस के गोर्बुनोव एविएशन प्लांट में इसी Tu-160M का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिससे यकीनन रूस के खतरनाक इरादे को समझा जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ रूस अपने मिसाइल और एम्यूनिशन का प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ये जानकारी खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने दी और बताया है कि वेस्ट से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन रूस कर रहा है। वेस्ट यूक्रेन को 400 टैंक भेजेगा तो रूस 1600 नए टैंक बनाने में जुट गया। यूक्रेन और पश्चिमी देश मिलकर 20,000 आर्टिलरी शेल बना रहे हैं, जबकि रूस इससे कहीं आगे है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक साथ एक ही वक्त पर रूस की जमीनी और हवाई तैयारी क्या इशारे दे रही है? क्या यह तैयारी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में विनाश की आहट है? और कुछ बड़े एक्शन की तैयारी में है उत्तर कोरिया। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो तैयारी चल रही है उससे कुछ ऐसे ही लगता है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली इस खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं कुछ सवालों के साथ। क्या कोरियाई प्रायद्वीप में कुछ बड़ा होने वाला है? क्यों जापान को न्यूक्लियर टेस्ट का डर सता रहा है? एक्सक्यूज मी। क्यों यूएस न्यूक्लियर वॉरशिप साउथ कोरिया जा रहा है? ये वो सवाल है जो हम सभी को परेशान करते हैं। आखिर क्या कोई नया वॉर फ्रंट उत्तर कोरिया की तरफ से खुलने जा रहा है? यह सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो इसके क्या परिणाम होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप में अचानक हलचल तेज हो गई।
अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों तरफ से एक्शन तेज होने लगे हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल तेज, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। निमित्ज के साथ जापानी नेवी की ट्रेनिंग। दक्षिण कोरिया जा रहा है यूएस वॉरशिप, वो भी न्यूक्लियर वॉरशिप। 28 है यूएस साउथ कोरिया की नेवल ड्रिल। इस सब के बीच में बड़ी खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया उकसाने के एक्शन और बढ़ाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जापान की तरफ से। अगले कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है जापान। कोरिया ड्रिल के वक्त न्यूक्लियर टेस्ट संभव, नॉर्थ कोरिया को लेकर जापानी अधिकारियों का यह दावा है। तो जापान को नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट का डर सता रहा है। वैसे भी नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइलों के जरिए जापान को डराता रहा है। इसीलिए जापान की नेवल फोर्स 23 से 26 फरवरी के बीच अमेरिकी न्यूक्लियर वॉरशिप निमित्ज के साथ वॉर ड्रिल करेगी। वॉर ड्रिल की है उसने। जापानी नेवी ने ड्रिल की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, लेकिन ड्रिल का जवाब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट के साथ दिया है और अब जापान को किम जोंग उन की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट का डर सता रहा है। कल सुबह साउथ कोरिया के बोसून पहुंचेगा निमित्ज। अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरशिप है यूएसएस निमित्ज। ड्रिल में शामिल होने के लिए साउथ कोरिया पहुंचेगा। निमित्ज के साथ दूसरे यूएस वॉरशिप भी ड्रिल में होंगे शामिल। निमित्ज के साउथ कोरिया जाने का वीडियो आया सामने। अमेरिका की ड्रिल और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट, ये सारी आशंकाएं और सारे संकेत इशारा कर रहे हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में अब कुछ बड़ा होने के संकेत हैं, क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी ड्रिल बढ़ा रहा है। तो किम जोंग अमेरिका को अपनी मिसाइल पावर से डरा रहे हैं। किम ने फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मार्च में अब तक 7 बार मिसाइल टेस्ट। 2023 में अब तक 11 बार मिसाइल टेस्ट। यूएस साउथ कोरिया ड्रिल के दौरान 3 बार मिसाइल टेस्ट। तो क्या अगला नंबर नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट का है, जिसका अंदेशा जापान को डरा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में अपने सहयोगियों जापान और साउथ कोरिया के साथ वॉर ड्रिल बढ़ा रहा है, वैसे वैसे मिसाइल टेस्ट पर किम की तरफ से भी पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। जापानी नेवी ने 23 से 26 मार्च तक 3 दिन अमेरिकी न्यूक्लियर वॉरशिप निमित्ज के साथ नेवल ड्रिल खत्म होने के अगले ही दिन 27 मार्च को प्योंगयांग की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गई। अब 28 मार्च से साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच एक नई नेवल एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, जिसके लिए यूएसएस निमित्ज और बाकी अमेरिकी एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया पहुंच रहे हैं। लेकिन ड्रिल से पहले ही किम जोंग उन ने अपने बारूदी तेवर से बाइडेन को डरा दिया। इससे पहले साल 2022 में भी नॉर्थ कोरिया ने रिकॉर्ड 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ऐसे में डर यही है कि किम का मिसाइल मार्च और अमेरिका की नेवल ड्रिल क्या कोरियाई प्रायद्वीप में एक नई युद्ध का रास्ता खोलेगी। अब हम बात कर रहे हैं यूएस के खिलाफ एनर्जी अलायंस। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। हमारे जितने भी दर्शक इस बात को समझें, सऊदी, ईरान, रशिया, चाइना अगर एक साथ हो जाते हैं तो फिर उनकी कुछ नहीं चलने वाली है। एक बहुत बड़ा एनर्जी कॉकस तैयार किया जा रहा है, और वो तैयार करने के पीछे कहीं इनका दिमाग तो नहीं है और फ्रंट पे ये नहीं है। ये सोचने वाली बात है। क्या इस देश में तेल के दाम बढ़ेंगे? क्या पूरी दुनिया तेल के चलते युद्ध को रोक देगी? क्या पूरी दुनिया तेल की वजह से रूस के आगे घुटने टेक देगी? यूक्रेन युद्ध के बीच बन रहे एनर्जी अलायंस की बात कर रहे हैं। वो एनर्जी अलायंस जो यूरोप
को रूस के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर सकता है, पूरी दुनिया को मजबूर कर सकता है। क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, यूएस यूरोप के खिलाफ एनर्जी वॉर छेड़ सकते हैं पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों को साथ लाने में जुटे पुतिन। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब ईरान में फिर दोस्ती। चीन, ईरान, सऊदी अरब के साथ एनर्जी अलायंस संभव है। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए जरा मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोचिए जरा आप कि अमेरिका यूरोप के खिलाफ पुतिन एनर्जी वॉर छेड़ सकते हैं। मैं चाहूंगा टिकर में प्लीज जरा ब्रेकिंग जोन रखें, क्योंकि उसके संकेत मिलने लगे। जरा ध्यान से देखिए क्या संकेत है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं। यूएस के खिलाफ एनर्जी अलायंस, यूक्रेन युद्ध के बीच सऊदी अरब ईरान के रिश्ते सुधरे। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। नेक्स्ट, चीन की मध्यस्थता से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। दोनों देशों के बीच दूतावास शुरू करने का फैसला। एक हफ्ते में 2 बार विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। 7 साल बाद ईरान सऊदी अरब में दोस्ती का नया दौर। सोचिए जरा, अब कैसे पुतिन दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों को अपना पार्टनर बना रहे हैं, वो भी देख लीजिए। यह अलायंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सऊदी यहां पर दिखाई दे रहा है, ईरान दिखाई दे रहा है, चाइना दिखाई दे रहा है, पुतिन, और घेरे में है अमेरिका। और एक और अलायंस इसमें आ रहा है, वो है यूएई। सोचिए जरा, घेरा किसने है सबको? वो है जो बाइडेन को। अब आंकड़ों के जरिए आपको बता दें कि पुतिन के पार्टनर देशों का दुनिया के कुल तेल उत्पादन में कितना शेयर है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर इन देशों ने अमेरिका, यूरोप को तेल देना बंद किया तो क्या होगा। ध्यान से देखिए, एक एक फैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, नीचे भी कुछ डिटेलिंग है। वेरी वेल डन। सबसे पहले ये देखिए आप, ये देखिए कौन कितना उत्पादन करता है। अच्छा, इसका टोटल परसेंटेज 10 देशों का जो टोटल परसेंटेज है वो 72 है। ओके, 72 10 देशों का जो है। सऊदी अरब 11%, रूस 11%, ईरान 4%, चीन 5%, कुल 31% आउट ऑफ 72%, यानी 72% जो तेल का प्रोडक्शन करने वाले 10 देश हैं, उनमें से 31% सिर्फ ये 4 करते हैं। और ये 4 एक साथ अगर आ गए, जो कि आते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा इनका जो कंजम्पशन है, जिनका हम बात कर रहे हैं यूएस की 21% कंजम्पशन, यूरोप करीब 18.3 मिलियन बैरल, हालांकि अमेरिका का खुद भी प्रोडक्शन करीब 11% के आसपास है। क्या होगा इनका, सोचिए अब आप। लेकिन इस सब के बीच में कहानी बदल रही है। हमने आपको दिखाया कंजम्पशन किसका क्या है, कौन कितना बनाता है, लेकिन एक फैक्ट जो आपको नहीं पता है वो ये है कि आखिर अगर इन लोगों ने स्टॉल कर दिया पूरा प्रोडक्शन, तो ये किसी भी युद्ध को एनर्जी के लेवल पर ले जाएंगे। युद्ध के बीच जापान की ऊर्जा जरूरत बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। जापान को रूसी एनर्जी की जरूरत, जापानी पीएम ने कहा। रूसी एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश जारी रहेगा। फूमियो किशिदा ने कहा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूसी प्रोजेक्ट्स में निवेश जरूरी है, यह उन्होंने कहा। लेकिन अब यूक्रेन वॉर के बाद रूस को झुकाने के लिए यूरोपियन यूनियन समेत कुछ देशों ने रूसी तेल कैप लगा दिया, जिससे मानने से पुतिन ने इनकार कर दिया है। मैं चाहूंगा प्लीज जरा ब्रेकिंग ऑन रखें नीचे। इन देशों को तेल निर्यात रोक दिया है, वो कौन कौन से देश हैं ये देखिए जरा। यहां पर यूरोपियन यूनियन, प्राइस कैप के चलते फैसला, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस। अब जो अगली खबर है वो आप सभी को देखना जरूरी है, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा अब नहीं बन पा रहे हैं, तो बाहर में अपना सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भारत अंदर से इतना मजबूत है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाहर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। खालिस्तानियों की अब खैर नहीं। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे खालिस्तानियों की अब खैर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन देशों को सीधे शब्दों में नसीहत दी है जिनकी सरजमी पर
खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका वाशिंगटन डीसी में खालिस्तानी प्रदर्शन कवर कर रहे भारतीय पत्रकार पीटीआई के सीनियर जर्नलिस्ट ललित के झा के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने बदसलूकी की तो न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम्स स्क्वायर पर अमृतपाल समेत खालिस्तानियों के बिलबोर्ड लगाए गए। तो वॉशिंगटन में भारतीय पत्रकार ललित के झा के साथ बदसलूकी का पूरा मामला क्या है, ये जान लेते हैं। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। सैकड़ों की तादाद में खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय पत्रकार ललित के झा के साथ बदसलूकी की गई। पत्रकार ललित के झा पर लाठी से हमला किया गया। खालिस्तानी समर्थक ने पत्रकार को गालियां भी दी। विरोध प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे थे पत्रकार ललित के झा। इस चैनल में ललित के झा को आपने कई बार देखा है, कई बार। अब खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने के संकेत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे दिए। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि जिन देशों में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। देखते हैं क्या है देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस 30 दिन में खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन का सरकारी बंगला। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के विरोध में विपक्षी दलों के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया। संसद के विजय चौक तक मार्च में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। मोदी सरनेम को लेकर राहुल से माफी मांगने की मांग की। साबरमती से प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचा डॉन अतीक अहमद। कल 17 साल पुराने राजू पाल हत्या और अपहरण मामले में कोर्ट में पेशी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सभी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जांच का आदेश। मंत्री आतिशी ने कहा पिछले 8 साल की सीएजी जांच कराई जाएगी। बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिल्किस बानो की याचिका पर कोर्ट का केंद्र और गुजरात सरकार को दोषियों को नोटिस। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को धमकी दी है। पन्नू ने कहा अगर उत्तराखंड में उनके लोगों पर केस हुए तो धामी जिम्मेदार होंगे। भगोड़े अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के रास्ते अमृतपाल को हथियारों की खेप भेजी जा रही थी। अमृतपाल को पाकिस्तान से 6 AK-47 और 2 AK-56 मिली थी। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में देश में करीब 1890 नए केस आए हैं। देश भर में एक्टिव केस का आंकड़ा 10,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 397 नए केस मिले हैं। फिर खोले कोविड वार्ड। अक्टूबर के बाद पहली बार एक्टिव केस 2000 के पार। 7 साल की बच्ची से छेड़खानी और हत्या के बाद कोलकाता में जमकर बवाल। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ आगजनी की। आरोपी के घर सूटकेस में मिला था बच्ची का शव। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क आई मादा चीता साशा की मौत हो गई है। मादा चीता को किडनी इंफेक्शन हुआ था। पिछले साल 17 सितंबर को 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। कोर्ट में कल अतीक का अमंगल। सोचिए आप जरा। अब बात डॉन अतीक अहमद की हम कर रहे हैं, जिसकी गाड़ी आज पलटते पलटते बची, लेकिन कल अतीक की जिंदगी पलटने वाली है। कल 28 मार्च यानी मंगलवार का दिन डॉन अतीक अहमद के लिए अमंगलकारी हो सकता है, क्योंकि कल कोर्ट अतीक पर फैसला सुनाएगी। 17 साल पुराने राजूपाल केस में कल अतीक की पेशी। राजूपाल हत्या केस में सजा सुनाएगी स्पेशल कोर्ट। कल पेशी होगी। सोचिए अब आप, ये 17 साल पुराना केस है और इसको लेकर बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इस सब के बीच में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आज की रात डॉन अतीक के लिए कयामत की रात होगी, क्योंकि कल अतीक को उसके किए की सजा मिलेगी। आज शाम अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से 3 राज्यों को पार करते हुए प्रयागराज पहुंचा। 24 घंटे से ज्यादा के सफर में अतीक अहमद के चेहरे की हवाइयां उड़ी रहीं। कैसा रहा अतीक का यह सफर, पूरी रिपोर्ट देखें।
गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों को पार करने के बाद अतीक अहमद का काफिला सुबह 8:50 पर यूपी के झांसी में दाखिल हुआ। पुलिस की सुरक्षा में अतीक को झांसी पुलिस लाइन ले जाया गया। झांसी पुलिस लाइन में कुछ देर रुकने के बाद काफिला आगे बढ़ा। रविवार शाम 5:44 पर अतीक को यूपी पुलिस की इस वैन में बिठाया गया। पूरे सफर के दौरान अतीक अहमद डर के मारे कांपता रहा। 24 घंटे से ज्यादा के सफर में अतीक का हर पल डर के साए में बीता। हालांकि डॉन ने डर को छिपाने की पूरी कोशिश की। अतीक को ला रही वैन में जरा सा भी ब्रेक लगता, अतीक के चेहरे पर एनकाउंटर का डर पसर जाता। झांसी पहुंचने से पहले सुबह मध्य प्रदेश के शिवपुरी वैन अतीक की वैन पलटने से बची। अचानक एक गायब प्रिजन वैन से टकरा गई। वैन पलटते पलटते बची। अचानक काफिले की गाड़ियां रुक गईं। इस घटना से डॉन की फैमिली खौफ में आ गई। अच्छा ठीक है, इनकाउंटर क्या हो सकता है? आपको क्यों डर लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है? यूपी दाखिल हो चुके काफिला अतीक का ज्यादा डर। अतीक और उसके परिवार को योगी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयानों ने भी डराया। गाड़ी पलटना न पलटना कोई आपको हमारे कहने तो एक्सीडेंट थोड़ी है। हम आप जा रहे होते एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट कह के नहीं आता। एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट बताता थोड़ी है, वो तो विदिन सेकंड्स हो जाता है। तो एक्सीडेंट आपका हमारा होता। अतीक अहमद की गाड़ी पलटते पलटते बची, लेकिन 28 मार्च मंगलवार का दिन डॉन के लिए अमंगलकारी हो सकता है, क्योंकि कल कोर्ट अतीक के गुनाहों का पूरा हिसाब करेगी। अतीक को करीब 1300 किलोमीटर का सफर करके गुजरात से यूपी लाया गया है। राजूपाल हत्या मामले में अतीक के साथ ही उसका भाई और पूर्व विधायक अशरफ भी शामिल था। अशरफ बरेली जेल में कैद था, उसे भी प्रयागराज लाया गया है। अशरफ ने जान का खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया। अशरफ पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप है। आरोप है कि बरेली जेल से ही उसने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। अतीक अहमद के गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी है। अतीक ने राजनीति के दम पर अपने अपराधों को छिपाया। वो प्रयागराज पश्चिम से विधायक बना। वो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा। आपको अतीक की क्राइम फाइल दिखाते हैं। अतीक अहमद की क्राइम फाइल देखिए जरा। 1979 में पहला हत्या का मुकदमा दर्ज। 17 साल की उम्र में पहला केस दर्ज हुआ। IS 227 नाम का गैंग बनाया। 1985 में गुंडा एक्ट लगा। 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई। 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में नाम सामने आया। 100 से ज्यादा केस दर्ज, हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग के आरोप। सिर्फ अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार अपराध में उसका साझीदार रहा है। अतीक परिवार की क्राइम कुंडली देखिए बात। पत्नी जो है शाइस्ता, 3 केस, फरार, 25,000 का इनाम। अशरफ भाई है, 52 केस हैं, बरेली जेल में बंद है। अहमद बेटा है, 4 केस है, नैनी जेल में बंद है। उमर 1 केस, जो बेटा है इनका, 1 केस लखनऊ जेल में बंद है। सोचिए, पूरा परिवार ही किसी न किसी अपराध में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहा है। अब बात आज की बड़ी सियासी खबर की करते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के चौथे दिन भी जबरदस्त सियासत हुई है। कांग्रेस सांसदों और नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया। राजनीति की बड़ी खबर यह है कि इस प्रोटेस्ट में वो विपक्षी दल भी शामिल हुए जिन्हें कांग्रेस की लीडरशिप से ऐतराज रहा है। आपको राहुल मामले में हर खबर की डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज राहुल को लेकर 4 बड़ी खबरें क्या हैं। राहुल गांधी पर आज की बड़ी खबर। पहली खबर यह है कि राहुल के मुद्दे पर 17 विपक्षी दलों ने ताकत दिखाई। दूसरी खबर है कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल हुई टीएमसी। तीसरी खबर है उद्धव ठाकरे गुट के नेता प्रदर्शन से दूर रहे। चौथी खबर है राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद अब राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। ये नोटिस आप देख रहे हैं। राहुल को एक और नोटिस मिल चुका है, बंगला खाली करो। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल को नोटिस भेजा है। 30 दिन में बंगला खाली करने को कहा गया है।
22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। बंगला खाली करने के लिए और वक्त मांग सकते हैं राहुल। अधिकतम 6 महीने तक बंगले में रह सकते हैं राहुल। 30 दिन बाद बंगले के लिए मार्केट रेट पर किराया देना होगा। राहुल को 12 तुगलक लेन बंगला जो है बतौर सांसद अलॉट था। अगर राहुल गांधी को सरकारी बंगला बचाना है तो उन्हें सूरत कोर्ट के फैसले के ऊपरी अदालतों में चुनौती देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें 12 तुगलक लेन छोड़ना पड़ेगा। टीवी 9 भारत पर संवाददाता कुमार विक्रांत की एक रिपोर्ट। 2004 में राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने तो सुरक्षा कारणों से एसपीजी की सुरक्षा के चलते तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए इस कोने के बंगले को 12 तुगलक लेन, जिसका पता है, राहुल गांधी को अलॉट किया गया। इस बंगले के डेकोरेशन के लिए, इसकी रखरखाव और सजावट के लिए खुद प्रियंका गांधी ने यहाँ पर काफी वक्त गुजारा जब यह बंगला राहुल गांधी के रहने के लिए तैयार किया गया। 2004 से लेकर अब तक राहुल गांधी इसी बंगले में रहते आए हैं। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, लेकिन वायनाड से सांसद बने रहे तो बंगला उनके पास बरकरार रहा। लेकिन अब जब उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई तो उसके बाद उनको अब नोटिस दिया गया है बंगला खाली करने का। अब ऐसे में अगर सदस्यता बचती है, अदालत में उनको स्टे मिलता है, तभी शायद ये बंगला राहुल गांधी के पास बचेगा, वरना राहुल गांधी को ये बंगला खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन, राहुल गांधी निवास, दिल्ली से कैमरामैन राजीव रंजन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस एग्रेसिव है। आज राहुल के बहाने विपक्ष के लिए अच्छी खबर आई। कांग्रेस की बैठक और प्रोटेस्ट में टीएमसी भी शामिल हुई। पूरी रिपोर्ट देखिए। अब तक बिखरे बिखरे दिख रहे विपक्ष की आज एकजुट तस्वीर सामने आई। राहुल गांधी पर शुरू सियासी संग्राम ने टीएमसी को कांग्रेस के करीब ला दिया। राहुल पर तीखे हमले करने वाली ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को कांग्रेस के प्रदर्शन में भेज दिया। टीएमसी साथ आई, लेकिन राहुल के वीर सावरकर पर बयानों ने उद्धव ठाकरे का मूड खराब कर दिया। अब तक कांग्रेस के साथ बढ़ चढ़कर दिखने वाले उद्धव खेमे के नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बनाई। सवाल यह है कि राहुल के मुद्दे पर टीएमसी का साथ कितना लंबा चलेगा? क्या सावरकर के मुद्दे पर उद्धव कांग्रेस से दूर हो जाएंगे? कांग्रेस की टॉप लीडरशिप अडानी मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि इसे लेकर पार्टी में एक राय नहीं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने अडानी मोदी के रिश्तों पर राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन के निर्देश दिए, लेकिन यूपी बिहार के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से कहा कि सिर्फ अडानी के नारे से जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही, इसलिए अडानी मुद्दे के साथ महंगाई और बेरोजगारी को भी जोड़ना चाहिए। यूपी बिहार के नेताओं को लगता है कि कहीं अडानी मुद्दे का हाल भी राफेल जैसा न हो जाए। इस मसले पर यूपी से आने वाले राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, सांसद रंजीत रंजन ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर मुलाकात की बात की तो खड़गे ने दो टूक कहा, कोई आए या ना आए, पोस्टर बैनर लेकर मैं अकेले ही निकलूंगा। हालांकि पार्टी आलाकमान के रुख के बाद अब ये नेता सधे अंदाज में बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय जुड़ा है कि ये सदन नहीं चलने दे रही तेजी बेंचेज जैसा पहले कर। दरअसल राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि पूरे मामले को अडानी मोदी के रिश्ते और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इस सवाल के इर्द गिर्द रखना है। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस अडानी के मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं। टीएमसी का साथ आना कांग्रेस और विपक्ष के लिए अच्छी खबर है, लेकिन राहुल गांधी के वीर सावरकर पर बयानों से उद्धव ठाकरे खेमा जो है वो बहुत नाराज है। एक्सक्यूज मी। राहुल ने कहा था कि मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं। उद्धव ठाकरे ने कल मालेगांव में इस पर नाराजगी जाहिर की। उद्धव ने कहा कि हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना नहीं छोड़ेंगे तो गठबंधन में दरार आएगी। यानी उद्धव सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने की बात करने लगे। बीजेपी ने उस मुद्दे को पकड़ लिया है। बीजेपी नेताओं ने वीर सावरकर के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे उद्धव खेमे में प्रेशर आ गया है कि वो वीर सावरकर पर अपना स्टैंड और ज्यादा साफ करें।